सेक्शन नंबर बोलोगे क्या? याद दे दो। 192, 192A, 193, 194, 194A। बोलो क्या क्या? 192A, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, बराबर है ईपीएफ। पहली बात तो ये टैक्सेबल होना चाहिए, टैक्सेबल हुआ तो टीडीएस काटेंगे। 193, 194 डिविडेंड ऑन शेयर्स। अरे याद रहेगा कि नहीं यार? 194A फॉर एनी अदर इंटरेस्ट, मतलब क्या था? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 194B, 194BA, 194BB। बोलो विनिंग्स, नहीं बस विनिंग्स। यहाँ पे क्या लिखो? विनिंग्स ऑनलाइन गेमिंग वाला, बराबर है। और लास्ट में क्या लिखो? विनिंग हॉर्स रेस वाला, बराबर है। हॉर्स रेस। आगे बोलो, बिना देखे बोलो ना, जितना याद है उतना बोलो। 194B के बाद 194C, C फॉर कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। 194C के बाद D आएगा, D मतलब डॉन, कमीशन टू इंश्योरेंस एजेंट। 194DA डॉन ही है, सेम इंश्योरेंस अमाउंट है बस। क्या बोला? इंश्योरेंस ऊपर था, इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन दिया है तो ऊपर जाएगा। और इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मैच्योर हो रही है, उससे पैसा मिल रहा है तो 194DA में जाएगा। पढ़ाया नहीं? आराम से बैठो बस। फिर 194E पढ़ाया क्या? ई मतलब इंग्लिश स्पोर्ट्समैन, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरटेनर। क्या नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और क्या बोला? एंटरटेनर, बराबर है। सो एंटरटेनर्स और स्पोर्ट्स एसोसिएशन सब आ गए। तो अगर कोई भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर इंडिया के आईपीएल में खेलने आ रहा है, उसको जब पैसा देंगे तो 194E में जाएगा। पढ़ाया नहीं है, सिर्फ सेक्शन लिखा रहा हूँ। फिर 194F नहीं है, 194G गैम्बलर मतलब क्या था? कमीशन टू लॉटरी एजेंट। कमीशन टू क्या बोला है? लॉटरी एजेंट। फिर बाद में 194 कौन सा है? H क्या है? कमीशन एंड ब्रोकरेज, बराबर, ऑल अदर कमीशन एंड ब्रोकरेज। फिर 194 आई पे रेंट, बराबर है। फिर 194 IA पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट है, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिपीट नहीं करता यार बैच। परचेज ऑफ क्या बोला है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। 194 IB इंपॉर्टेंट है, याद होएगा तो IBM में आता है। IBM में उसी को टीडीएस आएगा जिन लोग का टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है। इंडिविजुअल HUF जिन लोग का टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है, उन लोग को टीडीएस काटना है। नॉर्मली इन लोग एक्सेप्शन में जाते हैं, बट IBM में इन लोग ही काटेंगे। फिर बाद में 194 क्या था? J मतलब क्या था? बराबर बोलो यार। प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर का लिमिट 0 है, बाकी सबका 30,000 इंडिविजुअल है। फिर 194J के बाद क्या आता है? के नहीं है? के क्या था? इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। इनकम फ्रॉम क्या बोला है? म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, बाकी म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला तो 194K में जाएगा। फिर 194L नहीं है, 194LA क्या था? ला प्रॉपर्टी, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। आई होप एक दो लोग तो सुन रहे हैं यार। फिर L के बाद क्या है? हाँ बराबर है ना, बोलो ना, सीक्वेंस ही है। 194M पढ़ाना बाकी है, IBM का ये M है। कोई सुन रहा है क्या? फिर 194N भी काम का है, तुम लोग को परचेस करना है। 194O, O क्या था? 194P, फिर 194Q एंड 194R। इतने सारे सेक्शन आ गए, पहले बहुत कम थे, अभी बहुत ज़्यादा हो गए। कोई सुन रहा है क्या? 194 क्या बोलता है? पहले IBM पढ़ा देता हूँ। 194 IB अलग है, 194M अलग है। बेटा अभी है ना, इन लोग के लिए ना TDS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। रीज़न है ना, एक तो अभी है ना TDS का 2 मेन रोल हो गया है। एक तो एडवांस टैक्स था, वो तो सब लोग अग्री करते हैं। सुन रहे हो कि नहीं यार?
दूसरा क्रॉस वेरिफिकेशन अभी पॉसिबल हो गया। क्या? जैसे अगर ऑफिस में अगर तुम लोग रिटर्न फाइल करोगे, सुन रहे हो कैसा लग रहा है 5 दिन बैक टू बैक आके? कल तो 1 घंटा तो आपने ब्रेक ले लिया था बीच में, बोला 1 दिन तो थोड़ा तो रिलैक्स करो। हाँ रिपीट करो यार। 194 कौन सा चल रहा है? IBM। आंसर बोलोगे क्या? तो अब क्या हो गया, अगर तुम लोग कभी रिटर्न फाइल करोगे ना फ्यूचर में, देखना तो रिटर्न से ना प्री फिल्ड आता है बहुत सारी चीज़। मतलब उसमें पहले से लिखा रहता है कि तुम्हारा सैलरी इनकम इतना है, तुम्हारा इंटरेस्ट इनकम इतना है, डिविडेंड। सुन रहे हो कि नहीं यार? क्या क्या लिखा रहता है? सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रोफेशनल फीस, वो सब लिखा हुआ रहेगा। उन लोग को कैसे मालूम पड़ रहा है मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ? तो सामने वाला जो TDS काट रहा है तो वो वैल्यू भी बताता है। तो अगर मैंने रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड मिला, 1 लाख का डिविडेंड है, तो 1 लाख पे उन लोगों ने 10% TDS काटा होगा। तो उन लोग डिस्क्लोज करते हैं, नीरज का पैन लिखेंगे, 1 लाख अमाउंट लिखेंगे, 10,000 TDS लिखेंगे, तो उन लोग डिस्क्लोज करता है कि हम लोग नीरज को 1 लाख रुपए डिविडेंड दे रहे हैं। कितना डिविडेंड दे रहे हैं? तो अब है ना, आज की डेट में तुम लोग रिटर्न फाइल करते हो ना, वो प्री फिल्ड आता है 90%। मतलब अगर आपने सब चीज व्हाइट में ली है, कोई सुन रहा है क्या? तो 99% तो आपका पूरा रिटर्न भरा हुआ ही आता है। सो गवर्नमेंट को क्या करना है? रिटर्न्स को क्रॉस लिंक करना है। क्या करना है? क्रॉस लिंक। मतलब अगर एक आदमी पैसा दे रहा है तो उसने जितना पैसा दिया इसके इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि तुझे इतना पैसा उससे मिला है। तो मेरे को दिखाई देता है क्लास ए में पढ़ा के इतना मिला, क्लास बी में इतना मिला, क्लास सी में इतना मिला, बिकॉज ऑफ TDS। सो अब गवर्नमेंट बोलता है TDS एडवांस टैक्स तो है ही, प्लस वो क्या है? मैकेनिज्म फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन। रिपीट नहीं करें, मैकेनिज्म फॉर। और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? ऐसे लोगों को बोला जिन लोग को कभी TDS एप्लीकेबल नहीं था। मतलब ये रूल एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और HUF को। किसको एप्लीकेबल है? हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। बराबर है? बोलोगे क्या? चीज में आई क्या था? आई पे रेंट था ना, तो रेंट वाले में देखो ना, अपन ने लिखा था अगर इंडिविजुअल HUF का ऑडिट नहीं हो रहा है तो TDS नहीं आएगा। अब यहाँ पे IB बोलता है जो रेंट इंडिविजुअल HUF भर रहा है जिसका ऑडिट नहीं हो रहा है। क्या बोला? जो रेंट इंडिविजुअल HUF भर रहा है जिसका ऑडिट नहीं हो रहा है उसी को TDS काटना है। मतलब पहले अगर मैं इंडिविजुअल हूं और मेरा टैक्स ऑडिट हो रहा है तो मेरे को 194 आएगा। इंडिविजुअल का टैक्स ऑडिट हो रहा है तो 194 कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, AOP, BOI 194 बट अगर मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है तो IB में आएगा। अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो क्या पे कर रहा हूं? तो गवर्नमेंट। ये अकेला सेक्शन है, सुन रहे हो कि नहीं यार? अकेला सेक्शन है जहां पे बोला है 50,000 पर मंथ अगर है। नॉर्मली सब जगह पे पर एनम था। अरे यार 194J का लिमिट 30,000 अगर पूरे साल में एक्सीड हुआ तो TDS काटना पड़ेगा। 194I फॉर रेंट 2,40,000, पूरे साल का 2,40,000 है तो TDS काटना पड़ेगा। 190 कोई भी सेक्शन बोलो ना, 194 और कौन सा है? C कॉन्ट्रैक्टर, सिंगल पेमेंट, एग्रीगेट पेमेंट। सुन रहे हो क्या? ये अकेला सेक्शन है जहां पे बोलता है रेंट अगर पर मंथ 50 के ऊपर है तो आपको TDS काटना है एट द रेट ऑफ 5%। कोई सुन रहा है? एट द रेट ऑफ क्या बोला है? सो बेटा अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय, कौन सा? तो मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होता है। सैलरी वाले का टैक्स ऑडिट होता ही नहीं है, सिर्फ बिजनेस वालों का होता है। तो उन लोग को आज तक जिंदगी में कभी TDS काटना नहीं पड़ा था। अब उन लोग को बोला है कि अगर आप सैलरीड हो, आपका ऑडिट नहीं हो रहा है, मैं बिजनेस वाला हूँ, मेरा ऑडिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग को बोला है अगर तुम घर रेंट पे ले रहे हो और अगर रेंट 50,000 पर मंथ के ऊपर है तो तुमको 5% TDS काटना पड़ेगा। बेटा तुम लोग को लगता है 50,000 रुपया पर मंथ रेंट इंडिया में एक मिडिल क्लास अफोर्ड करेगा? सब 50,000 रुपये मतलब बहुत बड़ी बात है। तुम मिडिल क्लास को बोलोगे 50,000 रेंट है, वो इससे अच्छा कहीं दूर फ्लैट लेके EMI भर देगा। और एटलीस्ट खुद का ओनरशिप तो होएगा ना यार। तो 50,000 मतलब इट इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट और रेट 5% बोला है। बट गवर्नमेंट बोलता है कि यार TDS अपन ने क्या पढ़ा था? एवरी मंथ काटना है। तो यहाँ पे बोला है एवरी मंथ नहीं, आप आराम से या तो एंड, अरे यार चलता नहीं है, एंड ऑफ द ईयर काटो। क्या बोला? एंड ऑफ द, या तो फिर लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, विच एवर इज अर्लियर। ओके आंसर बोलो ना प्लीज। मेरे घर का रेंट है 1 लाख रुपया पर मंथ, मेरा टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है और अगर मैं रेंट 1 लाख पर मंथ भर रहा हूँ, मतलब IB में चला गया 50 के ऊपर,
बेटा पूरे साल का रेंट कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख का 5%। तो जब मैं लास्ट मंथ का 1 लाख रुपया रेंट भरूंगा ना, तो ओनर को बोलूंगा सर 1 लाख रुपया नहीं भर रहा हूँ, 40,000 भर रहा हूँ, बिकॉज अभी पूरे साल में 12 लाख पे 5% जो 60,000 का टीडीएस है वो एक साथ काट रहा हूँ। तो पहले 11 महीने में पूरा 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख पे करो, और लास्ट मंथ में पूरे 12 लाख का 5% 60,000 टीडीएस काट लो। तो लास्ट महीने का रेंट इज 1 लाख माइनस टीडीएस विल बी 60,000, नेट अमाउंट अपने को 40,000 पे करना है। बट अगर मैंने अगस्त में घर खाली कर दिया कभी, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का रेंट है, 5 महीने पे अगस्त में टीडीएस काटना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो फिर ईयर एंड का वेट कौन करेगा? कोई सुन रहा है क्या? सो या तो पूरे साल का एक साथ काटो ईयर 31 मार्च पे, या तो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी विच एवर इज क्या बोला है, अर्ली। नहीं समझा? श्योर रिपीट करोगे? सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा? पहले बोलो ना, रेंट पे टीडीएस कौन से सेक्शन में है? आई में है। बट आई में इंडिविजुअल एचयूएफ का टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा, तो आई भी उन लोग के लिए बना दिया, आई बी में टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है तो ही आएगा, बट रेंट 50,000 रुपया पर मंथ के ऊपर होना चाहिए। क्या 50,000 पर मंथ के ऊपर? अच्छी चीज बोलो, सी क्या था? कॉन्ट्रैक्टर में इंडिविजुअल है, ऑडिट नहीं हो रहा है तो टीडीएस नहीं काटेगा। बट 194M बोल रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो, किसको पेमेंट करो, तो प्लीज 194M में आ जाओ। एच मतलब कमीशन एंड ब्रोकरेज, अगेन वहां पे लिखा था इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं आएगा। फिर जे मतलब प्रोफेशनल फीस, बेटा वो सब चीज इधर इन लोग ने लिख दिया है। अगर तुम लोग का टैक्स ऑडिट हो रहा है तो 194C H और J में जाओ। टैक्स ऑडिट हो रहा है तो 194C H और J में, और कंपनी तो हमेशा 194C H J में जाएगा। बट इंडिविजुअल का ऑडिट नहीं हो रहा है तो 194M में आ जाओ। अगर आप 50 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हो ये वाले सेक्शंस में, पर एनम लिखा है, कोई सुन रहा है क्या? सो टीडीएस 5% काट के देना पड़ेगा। कितना लिखा है? 50 लाख रुपए के आगे पीछे कुछ लिखा है क्या? बस किधर है? दैट्स इट। कोई सुन रहा है क्या? इधर 2% हो गया, वो डेट बदला होगा ना, अक्टूबर वाला। हाँ वो ठीक है, अक्टूबर वाला वो जो अपन ने पहले डेट पढ़ा था वो वाला एप्लीकेबल है। सो अक्टूबर से 2% एप्लीकेबल है, अक्टूबर से 2% एप्लीकेबल है। कोई सुन रहा है क्या? अरे बोलो यार। और भी किधर 5 का 2 हो गया था? सेम सेक्शन थे वो भी। कोई सुन रहा है क्या? लिखो प्लीज। यही वाला बेटा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
हटा दूँ, वो 2% के बाजू में डेट लिखना प्लीज, 1 अक्टूबर। लिखा है क्या? बराबर है। सो 194 IBM जो था वो ये वाला आ गया, इंडिविजुअल HUF नो ऑडिट वाला। कोई सुन रहा ही नहीं है यार, क्यों नहीं सुन रहा है पता नहीं। और IB क्या था? रेंट किसके लिए? इंडिविजुअल HUF नो ऑडिट वाले। अरे बराबर है। फिर 194 Q मेरे को बोलता है, मिला क्या? परचेजेस। क्या बोला है? परचेज। बेटा सब अलग अलग है, मिल रहा है तो बोलो यार। बराबर है। ये बोलता है क्यों परचेज किया। क्या बोला? तो अगर आपने कोई एक आदमी से पूरे साल में 50 लाख के ऊपर का माल खरीदा है, कितने, किसके ऊपर का? देखो देखो क्या लिखा है बेटा, ये अकेला सेक्शन है जहां पे रेट ऑफ TDS कितना है? 0.1% से ज्यादा, उसके आगे का इंपॉर्टेंट है। इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? 31,000 प्रोफेशनल फीस है, तो TDS कितने पे? कुछ भी, पूरे 31 पे आएगा ना। अरे 30,000 एक्सीड हुआ तो कितने पे आएगा? पूरे अमाउंट पे। अगर रेंट 2,40,000 के ऊपर गया तो पूरे अमाउंट पे। पढ़ाया तो था यार लास्ट टाइम। बराबर है। हाउएवर ये अकेला सेक्शन है जहाँ पे 51 लाख का परचेज है, तो 1 लाख पे TDS काटना है। कितने पे काटना है? 1 लाख। बेटा ये सब कभी जिंदगी में नहीं था। इन लोग ने बोला था एक्सपेंस पे TDS कटता है, सेल परचेज पे नहीं कटता है, बट इन लोग ने अभी इसको ऐड किया है जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई। जस्ट टू क्या बोला? तुम लोग सोचो ना यार, ये 0.1% कोई रेट हुआ क्या? इससे कोई रेवेन्यू आएगा क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग ने जानबूझ के रखा है, जस्ट तो ये बोल रहा है कि मैंने 70 लाख का माल बेचा है, तो ये 70 लाख का परचेज बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्या बोलता है, पढ़ो ना। किधर है? परचेज ऑफ गुड्स मोर देन 50 लाख इन अ ईयर। बट ये सबको एप्लीकेबल नहीं है बेटा, उन लोग को एप्लीकेबल है। पढ़ोगे तो बोलो यार, जिन लोग का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है। किसके ऊपर है? A buyer who is responsible for paying any sum to any resident purchase of goods. Buyer means a person whose total sales, gross receipts of turnover of business is more than 10 crore in immediate preceding financial year, 0.1% exceeding to 50 lakh है। मिल रहा है क्या? So Q मतलब Q परचेज किया, रिपीट ही नहीं करता है बच्चा। Q मतलब क्या है? Q परचेज किया। N बोलता है नो कैश विड्रॉवल। क्या वाला N मतलब? सो गवर्नमेंट बोलता है तुम लोग बैंक से कैश विड्रॉ मत करो प्लीज, एक लिमिट से ज्यादा। अगर आपने वो लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉ किया तो बैंक वाला TDS काट के देगा। बिकॉज वो TDS काटेगा तो हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे यार कौन आदमी है कि इतना पैसा विड्रॉ कर रहा है। पढ़ो ना 194 N क्या है? हाँ पढ़ो, अपने मन में पढ़ो। 7.121 पे। पढ़ा है क्या? रिटर्न ऑफ इनकम।
क्या इंडिविजुअल एचएफ है ना, ऑडिट रिटर्न फाइल नहीं किया किया दो एक बार, वो तो विड्रॉ वहां से किया। तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी तो होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स की बात चल रही है। पढ़ो, कैश विड्रॉवल मिला मोर देन 3 करोड़ इफ रेसिपिएंट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रेसिपिएंट मतलब पैसा निकालने वाला या देने वाला। मोर देन 1 करोड़ इन एनी अदर केस। कोई सुन रहा है क्या? कैश विड्रॉवल मतलब पैसा देने वाला जो है वो बैंक है, पैसा निकालने वाला जो है वो रेसिपिएंट हो गया। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा निकाल रहा है तो मोर देन 2 करोड़ है, अपन लोग निकालेंगे तो मोर देन 1 करोड़ है, 3 करोड़ है, और अपन निकालेंगे तो मोर देन 1 करोड़ है। पर उसमें भी कंडीशन है लास्ट वाले पे, सेकेंड लास्ट कॉलम में, 2% ऑफ सच सम इफ द रेसिपिएंट हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर ऑल 3 प्रीसीडिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर for which the time under 139(1) has been expired, such sum shall be the amount of aggregate amount withdrawal in more than 20 lakh। तो 1 करोड़ 3 करोड़ नहीं है, बोलता है पिछले 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 20 लाख के ऊपर टीडीएस काट देगा 2% पे। कितने के ऊपर? 20 लाख के ऊपर कितना रेट है? 2%। नेक्स्ट पेज पे जाके बोलता है TDS 2% ऑफ सम वेयर द विड्रॉल इज मोर देन 2 लाख बट अप टू 1 करोड़ रुपीज। मिल रहा है क्या? और उसके बाद बोला है 5% वेयर द कैश विड्रॉल इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज। अरे बोलो यार, कुछ तो रॉन्ग दिया है ना। अब ये लिमिट ठीक है। 194 कौन सा पढ़ रहे हो? एन बोलते हैं आपने अगर बैंक से कैश विड्रॉ किया है तो अगर आपका कैश विड्रॉ 0 से 20 लाख है तो टीडीएस आएगा @0। 20 लाख से 1 करोड़ विड्रॉ किया तो टीडीएस आएगा 2%। 1 करोड़ से लेके जो भी नहीं, 3 करोड़ कुछ नहीं, मोर देन 1 करोड़ है तो लिमिट इज टीडीएस विल बी 5%। और अगर आपका पहले साल का रिटर्न फाइल किया है आपने तो 1 करोड़ के ऊपर ही आएगा, जो भी आएगा 5% वाला। अगर रिटर्न फाइल किया है तो 1 करोड़ के ऊपर 5%, रिटर्न फाइल नहीं किया है लास्ट 3 साल का तो 20 लाख के ऊपर 2%, 1 करोड़ के ऊपर 5%। समझ रहा है क्या? तो कैश विड्रॉवल में वहाँ पे बोलते हैं बैंक से विड्रॉ करो, पोस्ट ऑफिस से करो, कहीं से भी करो, एग्रीगेट 1 करोड़ के ऊपर है तो आपको टीडीएस काट के देगा वो। लिखो ना 1-2 पॉइंट, कौन सा पॉइंट पढ़ा है बट लिखा नहीं। एन और क्यू बराबर है, लिखो ना, नोटबुक में ऐड करो। क्या ऐड कर रहे हो? सेक्शन नंबर 194N अलग ही है, इसमें कोई लिंक नहीं है दो सेक्शन का। 194N उसमें क्या लिखोगे? कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक्स। बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक्स। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर वहां से 2 एरो बनाओ। इफ रिटर्न्स ऑफ फर्स्ट एरो पे, इफ रिटर्न्स ऑफ 3 preceding financial year are not filed तो उसके नीचे लिखना सिंगल एरो बना के, if amount withdrawn is रेड पेन से more than 20 lakh up to 1 करोड़, more than 20 lakhs but up to 1 करोड़, लिखा, then @2%, next second point, if amount withdrawn is more than कितना? 1 करोड़
स्लैश 3 करोड़ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्लैश 3 करोड़ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी मोर देन 1 करोड़, अमाउंट विड्रॉन इज मोर देन 1 करोड़, ऑब्लिक करके लिखो 3 करोड़ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, 3 crore for cooperative society, then at the rate 5%, at the rate 5%. Second arrow पे if returns are filed, हाँ तो ये सेकेंड एरो, अभी तो फर्स्ट एरो ही लिखा ना, क्यों ये तो फर्स्ट एरो पे तो लिख रहे हैं, सवाल ही नहीं, सेकेंड एरो पे लिखो अभी जाके लिखो इफ रिटर्न इज फाइल्ड, इफ रिटर्न इज फाइल्ड देन क्या उसमें लिखो इफ कैश विड्रॉवल इज मोर देन 1 करोड़ देन कैश विड्रॉवल इज मोर देन कितना 1 करोड़ स्लैश 5 करोड़, 1 करोड़ स्लैश 5 करोड़, देन 5%, 5%. कुछ तो समझा है कि नहीं, बराबर है, फाइन. फिर क्या पढ़ा था, क्यू लिखो ना, 194 क्यू, सेक्शन 194 क्यू, उसमें लिखो परचेजेस ऑफ गुड्स, परचेजेस ऑफ गुड्स, परचेजेस ऑफ गुड्स, under that write down if aggregate turnover of preceding financial year, if aggregate turnover of preceding financial year aggregate turnover of क्या लिखा है, exceed rupees 10 crore, exceed rupees 10 crore, exceed rupees 10 crore, then TDS will be applicable if, then TDS will be applicable if purchases red pen say is more than क्या 3 lakhs 50 lakhs, more than 50 lakhs. Next line पे TDS at the rate of 0.1%, TDS at the rate 0.1% of amount exceeding rupees 50 lakhs, 1% of amount exceeding rupees 50 lakhs. बराबर है. अब है ना, ये सीनियर सिटीजन के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा स्कीम निकाला है. अगर मैं सीनियर हूं और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 इनकम है, पहला सिर्फ मुझे पेंशन मिलता है, दूसरा पेंशन जो बैंक में जाता है वो बैंक से मेरे को इंटरेस्ट मिलता है. पेंशन HDFC बैंक में गया बट मैं वहां से ट्रांसफर करके ICICI बैंक में कर रहा हूँ, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है. पेंशन कौन से बैंक में जा रहा है, HDFC, तो इंटरेस्ट भी कहाँ से मिलना चाहिए, ओनली HDFC. सो अगर आप सीनियर सिटीजन हो, 75 ईयर्स और मोर, इधर एज बोला है, 60 वाला रूल नहीं है. अगर आपका एज 75 और मोर है और आपके पास सिर्फ 2 इनकम है, कौन सा, और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक जहाँ पे पेंशन डिपॉजिट हो रहा है, तो सीनियर को गवर्नमेंट बोलता है कि आप है ना बैंक के पास सामने से चले जाओ. किसके पास, और बैंक को बोल दो कि सर मेरे पास सिर्फ पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है. पेंशन आपके बैंक में आ रहा है तो आपको मालूम ही है कितना आ रहा है, इंटरेस्ट तो आप ही दे रहे हो वो भी आपको मालूम है. तो बैंक वाला क्या करेगा, आपका इनकम टैक्स निकालेगा जो नॉर्मल स्लैब रेट है उसके हिसाब से, और स्लैब रेट के हिसाब से निकाल के आपके बैंक में से TDS काट के गवर्नमेंट को पूरा भर देगा. तो आपको एंड ऑफ द ईयर कुछ टैक्स नहीं भरना है, कोई रिटर्न फाइल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. तो सीनियर के कन्वीनियंस के लिए, अगर सीनियर का एज कितना है 75 ईयर्स और मोर, और उन लोग का
कौन सा इनकम है? पेंशन और बैंक इंटरेस्ट, बट बैंक इंटरेस्ट भी वही बैंक से जहाँ पे पेंशन जा रहा है, और ये कंपलसरी या ऑप्शनल है? ऑप्शनल। और बैंक नहीं करेगा, अपने को बोलना है बैंक को कि आप हम लोग को ये स्कीम दो, बिकॉज सो दैट आपका टीडीएस आपको भरना नहीं पड़े। कोई सुन रहा है क्या? हाँ, मतलब वो टैक्स ही भर देगा। सपोज तेरा पेंशन पर मंथ तो टैक्सेबल होता है, अपन ने पढ़ा था अनकम्यूटेड। तो तेरा पेंशन आ रहा है 12 लाख रुपया, तेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 1 लाख रुपया, 13 लाख। तो बैंक वाला तेरा 13 लाख पे टैक्स निकालेगा। सपोज 13 लाख पे टैक्स कुछ भी रैंडम अमाउंट में बोल रहा हूँ, 1 लाख आया, तो 1 लाख रुपया तेरे बैंक से बैंक वाला सीधा भर देगा, बस खत्म। तो तेरे को एंड ऑफ द ईयर टैक्स लाइबिलिटी जीरो होएगा। मतलब ये टीडीएस नहीं है, ये सीनियर का फायदा हो रहा है। नहीं तो अगर वो टीडीएस नहीं काटे तो अपने को पूरा अमाउंट पे देखना पड़ेगा ना वैसे। सो पेज नंबर कौन से पे पढ़ोगे नहीं तुम लोग यहाँ में? 194 पी पढ़ो फटाफट प्लीज। पेज नंबर 122। ओ नहीं है अपने सिलेबस में। पढ़ लिया है क्या? पढ़ लिया है क्या? कुछ नया पॉइंट है क्या? पूरा पढ़ लिया कुछ भी? पढ़ लिया है? हाँ, ओल्ड ओल्ड वाले में, न्यू वाले में सब में सेम है। 115 बीएससी के बाहर जाएगा तो अलग है बस। पढ़ लिया है क्या? बराबर है। सो ये बेटा तुम लोग का सेक्शन का समरी है, पूरा मिल रहा है क्या? एक आर तुम लोग को पढ़ना है, वो परक्यूजिट्स है, मिला? वो पढ़ के आना, अगर नहीं समझेगा तो पूछना, अगर समझ गया तो अच्छी बात है। ये अपन ने सैलरी में जो परक्यूजिट्स पढ़ा था, तो नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट जो है उस पर टीडीएस काट के एम्प्लॉयर देगा, वो उसकी पॉइंट की बात कर रहा है। तो उसमें कोई नया रूल नहीं है, इसलिए वापस से नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक बार ये सेक्शन वाइज समरी कॉपी करो प्लीज़, मेरे ऐसा कॉपी नहीं करना, फुल फॉर्म लिख के करना, बराबर से लिखना फुल फॉर्म। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम ईपीएफ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड ऑन शेयर।
प्लीज फुल फॉर्म लिखना, फुल फॉर्म। हाँ 195 हो सकता है।
सारे हो गए क्या? कौन से पे पहुंचे? ई क्या लिखा? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एंटरटेनर स्पोर्ट्स एसोसिएशन. नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और एंटरटेनर और स्पोर्ट्स एसोसिएशन.
लिखते लिखते रट्टा हो जाना चाहिए इसलिए लिखा रहा हूँ। रेंट ना, रेंट ऑफ रेंट डैश इंडिविजुअल एचयूएफ नो सब नो ऑडिट, नो ऑडिट रेंट बाय इंडिविजुअल एचयूएफ। क्या बाकी है? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एंटरटेनर एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन रेंट बाय इंडिविजुअल एचयूएफ नो ऑडिट नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। नीति लिखना लिखते लिखते वो क्या लिखा है? ठीक है पूरा लिखो ना। प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पलीट फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए। हैंडराइटिंग ऐसी तो लिखो कि अपने आप को समझे।
बाद में टांग दिया कि मेरे को पकड़ने एक भी जन नहीं आया ना मेरे आने वाला तो आने वाला जो इतना बोल रहे हैं ना उसका डॉक्यूमेंट पे प्लान कैंसिल हो जाए। क्या है मेरा सस्पेंस ये तो बहुत दूर है। हाँ उतना ही काम करो जिनका एकदम कंफर्म है। ये 13 जने मिल गया अभी तो हुआ है कि नहीं? क्या है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन और वो प्रोफेशनल फीस लिखा है क्या? 194M में आएगा इंडिविजुअल HUF नो ऑडिट, कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन एंड प्रोफेशनल फीस। कोई कॉपी कर रहा है? आंसर बोलोगे प्लीज। क्या वो तो कर लिया ना पहले, दो टेक्स्ट बुक दो। कम टू पेज नंबर 115 मिला? पेज नंबर 115। अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रहा है और अगर उसका मैच्योरिटी पे टैक्स एप्लीकेबल है, 115 पेज, अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रहा है और उसके मैच्योरिटी पे टैक्स एप्लीकेबल है तो 1 लाख या उसके ऊपर जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो 5% टैक्स काट के देगी। और अक्टूबर से वो रेट हो गया 2%। पहले कितना था? अभी कितना हो गया? 2%। रिपीट कर रहे हो क्या? क्या बोला? इंश्योरेंस अमाउंट विड्रॉन अगर वो मैच्योरिटी पे टैक्सेबल है 1 लाख या उसके ऊपर है तो 5% और 2% टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। मिल रहा है कि नहीं यार? उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ई नहीं दिया तुम लोग? नहीं है। अगर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट कर रहे हो तो 1 रुपया भी पैसा दोगे तो टीडीएस काटना है @20%। @ क्या बोला? 20% प्लस 4% सेल्स। तो वो लिखो ना फटाफट, 2 पॉइंट लिख दो तो नोटबुक में कंप्लीट हो जाएगा। कौन? नहीं, रजिस्टर का क्या मतलब है? वो तो अपन ने पढ़ा ना, इंडिविजुअल HUF जो थे वो एक्सेप्शन में डाल दिया, बाकी को पैन है, पैन से टीडीएस काटना पड़ेगा। क्या मैं लिखा रहा हूँ लिखो ना 194 पहले लिखो DA 194 DA। वो आधा आधा इधर उधर होएगा ना तो एग्जाम डे पे एक एक मिस हो जाएगा। 194 DA लिखना। इफ
amount received from insurance on maturity, if amount received from insurance on maturity is taxable, then TDS will be applicable at the rate 5%/2%. TDS will be applicable at the rate 5%/2% if amount is rupees 1 lakh or more. If amount is rupees 1 lakh or more. If the amount is rupees 1 lakh or more. लिखा है कि नहीं यार? एक लाइन छोड़ के सेक्शन नंबर कौन सा बाकी है? 194E. 194E. TDS applicable to क्या था? रेड पेन से पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन. TDS applicable if करो ना, टू को if करो. TDS applicable if payment is made to non-resident sports person, comma, sports association or sports entertainer or entertainer बस. sports person association और क्या लिखा? entertainer at the rate 20% plus 4% sales total 20.80%. 20% plus 4% sales, that is 20.8%. समझा है क्या? श्योर. बराबर है. कम टू पेज 7.126. 7.126. Note, as section 206AA requires furnishing of PAN by the deductee to the deductor, failing which the deductor will have to deduct tax at a higher rate, namely the rate specified in the relevant section, or at the rate or rates in force, or the rate of 20%, and in case of 194Q 5%. Section 206AB requires tax to be deducted at source under the provision of this chapter or on any sum or income amount payable credited by a person to a specified person at a higher of the following rate, twice the rate applicable. मिल रहा है क्या? और 5% मिल रहा है कि नहीं यार? However, section 206AB is not applicable to in case of tax deducted under 192. वो सब छोड़ दो. Meaning of specified person, a person who has not furnished the return of income for assessment year relevant to the previous year immediately preceding the financial year in which tax is required to be deducted has मिल रहा है कि नहीं यार? पहले ऊपर वाला 206AA समझा देता हूँ. अगर मैंने क्लास में लेक्चर लिया है और क्लास वाले को मैंने अपना पैन फर्निश नहीं किया तो 194J में 10% TDS था, उसके बदले 20% आ जाएगा. 10 के बदले कितना आएगा? 20%. बराबर है. 194B में 30% था तो 30% ही आएगा. सो पैन फर्निश नहीं किया तो या तो जो रेट स्पेसिफाइड है वो, या तो 20% विच एवर इज हायर आएगा. कितना? और 20% विच एवर इज हायर. तो 30 है तो 30, 10 है तो 20 आएगा. पहला पॉइंट क्लियर है. 206AA. 206AB क्या बोलता है? requires tax to be deducted under the provision of this chapter on any sum or income or amount paid or payable or credited by a person to a specified person, higher of the two, twice the rate or 5%. मिला? higher of the क्या बोला है? 2, twice the rate और क्या बोला यार? 5%. But 206A is not applicable to 192, 194B, BA, BB, IA, IB, M, N.
सुन रहे हो क्या? इन लोग को छोड़ के एप्लीकेबल नहीं। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब बोला है, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब नीरज, तो वेदांता नीरज को पैसा दे रहा है और नीरज स्पेसिफाइड पर्सन है। नीरज कौन है? अ पर्सन हु हैज नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर immediately preceding the financial year in which tax is required to be deducted, for which time limit for furnishing the return has been expired, and the aggregate amount deducted at source and collected at source in his case is 50,000 or more in the said previous year. However, specified person would not include a non-resident or a person not required to furnish the returns. मिल रहा है क्या? That's it. आगे नहीं पढ़ना प्लीज। तो अगर एक आदमी ने पैन नहीं फर्निश किया है तो एक्चुअल रेट या तो 20% विच एवर इज हायर, और एक आदमी ने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर। अरे बट वो हायर में तो 5% से ज्यादा कुछ नहीं होएगा ना, मतलब क्या? ट्वाइस द रेट मतलब 10 रेट है तो 20 और 5 विच एवर इज हायर विल बी कितना? 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20%। बट 192 में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, विनिंग्स में नहीं है, बिकॉज विनिंग्स में ऑलरेडी 30 है, ट्वाइस किया तो 60 हो जाएगा, वो एक्सट्रीम हो गया। सैलरी में एप्लीकेबल नहीं होएगा। IAIBMN, कोई बोलेगा IBM वो नो ऑडिट वाले थे, N मतलब कैश विड्रॉवल था, IA मतलब अमाउंट पेएबल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई सुन रहा है क्या? अरे यार ये सब क्रॉस वेरिफिकेशन है, ये TDS है ही नहीं। तो अगर आपने पैन नहीं दिया है तो एक्चुअल और 20% विच एवर इज हायर, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ट्वाइस द रेट और 25% विच एवर इज हायर। बट 192A क्या क्या बोला? 192A, 194B BA BB, 194B BA BB और IA IB और N, इधर ये ट्वाइस वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। मिल रहा है क्या? लिखो प्लीज, इंपॉर्टेंट नोट है। नोट लिखना, हायर रेट ऑफ TDS। नोट लिखो, हायर रेट ऑफ TDS, हायर रेट ऑफ TDS। वहां से 2 एरो बनाओ। फर्स्ट एरो पे इफ पैन इज नॉट फर्निश्ड बाय द डिडक्टी, if PAN is not furnished by the deductee, उसी के नीचे एरो बना के पॉइंट नंबर A, रेट स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन, रेट क्या? स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन। नेक्स्ट लाइन पे और नेक्स्ट लाइन पे पॉइंट नंबर B, कितना परसेंट? 20%, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। समझा है क्या? हाँ, उधर लिखना 20% के बाजू में ब्रैकेट्स में। हाउएवर इन केस ऑफ 194Q, हाउएवर इन केस ऑफ 194Q मैक्स 5%। लिखा। सेकेंड एरो पे इफ returns is not furnished by the deductee, if return is not furnished by the deductee, then point number A क्या था, बोलोगे क्या? Twice the rate applicable, twice the rate applicable in the respective section, twice the rate applicable in the respective section। नेक्स्ट लाइन पे और नेक्स्ट लाइन पे क्या था? 5% विच एवर इज हायर।
और 5% विच एवर इज हायर, लिखा है। और कुछ था बोलने ऐसा? हाँ, उसी के नीचे लिखो, अभी जो राइट हैंड साइड लिखा है उसी के नीचे लिखो, द अबाउ प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। जो अभी लिखा उसी के नीचे लिखना, द अबाउ प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। अबाउ प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, बोलो किसको एप्लीकेबल नहीं है यार? 192 कॉमा 192A 192A कॉमा 192B 194B सॉरी 194B 194BA 194 क्या था? BB फिर 194IA IB M and N 194IA IB M and N। सही है क्या? नहीं यार, कभी कभी ऐसा लगेगा अंदर से कि हमको पास होना है, हम पढ़े कभी जुलाई में। पेज नंबर 130 आ जाओ, 130 पेज 130 पे आना प्लीज। पहुंचे क्या बेटा? इसका सिर्फ मीनिंग समझा सकता हूं बस, और कुछ नहीं है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब बताओ क्या था और क्यों था? पैसा जो देने वाला है वो काट के देगा सो दैट वो डिपॉजिट करे और क्रॉस वेरीफाई हो जाए, एडवांस टैक्स मिलेगा ना। रिपीट करो ना, क्या था? टीडीएस क्या था? पैसा सो रहा था कोई बुरी तरह। पैसा देने वाला काट के देता है, क्या? पैसा देने वाला काट के देता है और गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स मिल जाता है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। टीसीएस पैसा लेने वाला एक्स्ट्रा पैसा लेगा, करेक्ट? पैसा एक ही एग्जांपल इसका है जो तुमको समझेगा, जो कॉमन है, बाकी सब मैन्युफैक्चरर वो सब होते हैं। सो अगर सपोज, सुन रहे हो कि नहीं आप? अगर सपोज मैं कार खरीदने जा रहा हूँ तो गवर्नमेंट, इंडिया का गवर्नमेंट आज भी कार को लग्जरी मांगता है। क्या बोलता है? कार को। सो इंडिया वाला गवर्नमेंट बोलता है यार अगर एक आदमी 15-20 लाख की कार खरीद रहा है तो हमको जानने का है कि कौन कार खरीद रहा है ऐसा 15-20 लाख की, पैसे कहाँ से आ रहे हैं इतने लोगों के पास। तो अब गवर्नमेंट बोलता है कि यार नीरज अगर तू कार खरीदने जा रहा है और तेरे को बोलेंगे कि तू टीडीएस काट के पैसा दे, तो सवाल ही नहीं आम आदमी कभी टीडीएस काटेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, कार के डीलर को बोल दिया कि अगर तुम लोग कार बेचोगे ना तो कितने में कार बेच रहे हो? तो उसने बोला नीरज कार 20 लाख की खरीद रहा है। बोला बस तो नीरज से 20,20,000 ले लेना, 20 लाख कार का लेना और 1% टैक्स दे लेना। चला 20 लाख की कार है तो कार का 20 लाख रुपया प्लस 1% एक्स्ट्रा टैक्स लेना, दैट इज नोन एज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। क्या होगा? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो अगर आप किसी से, आप ये टीसीएस मतलब पैसा लेने वाला एक्स्ट्रा टैक्स लेगा। क्या? पैसा लेने वाला। अब कहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल है? पेज नंबर 130 पे उन्होंने टेबल बना के दिया है, मिला? ओके। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टीसीएस इज एट द रेट 1%। तेंदू लीफ मतलब बीड़ी होता है। सो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो जब मैन्युफैक्चरर फार्मर से तेंदू लीफ लेगा तो 5% एक्स्ट्रा लेगा। क्या लेगा एक्स्ट्रा? 5%। सो तेंदू लीफ पे 5% टीसीएस है, सारे के सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे 2.5 है, मिला? अल्कोहल पे 1%, बीड़ी पे 5%, फॉरेस्ट पे 2.5%, भंगार और मिनरल्स पे 1%, स्क्रैप एंड मिनरल्स पे कितना है? 1%। मिल रहा है क्या? तो नीचे का प्लीज नोटबुक कुछ नहीं पढ़ना, रेट आपको याद रखने का। एक मिनट को ना, टीसीएस का रेट बोलो फटाफट, कुछ भी। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%, स्क्रैप 1%, मिनरल्स 1%, फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2.5%, तेंदू लीफ। अगर कार खरीद रहे हो, नेक्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर 3 दिया है, सेल ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज, तो 1% टीसीएस आएगा। मिल रहा है क्या? अब उसी पे नीचे सेकंड पैराग्राफ बोलता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 25 द स्कोप ऑफ सेक्शन 206C1F has been expanded to include every person being a seller who receives an amount as a consideration for sale of any other notified goods exceeding 10% at the time of receipt of such amount, collect tax at 1% from sale consideration. So notified goods अपने एग्जाम में नहीं है तो उसको पढ़ के सेंस नहीं बनेगा। सो कार 10 लाख के ऊपर की है तो टीसीएस आएगा एट द रेट कितना? 1%। उसी के बाद
नीचे, अच्छा पॉइंट है, मतलब अभी एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा, बट बहुत अभी अभी लास्ट टाइम भी बजट में चेंजेस लाया, ये वाले बजट में भी चेंजेस लाया। अगर आप है ना इंडिया के बाहर पैसा दे रहे हो, मतलब जैसे मैं हीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास गया और मैंने हीना टूर्स एंड ट्रैवल्स को बोला कि मेरे को दुबई का टूर पैकेज बुक करके दे, थाईलैंड का टूर पैकेज, ऑस्ट्रेलिया का टूर पैकेज, चाइना का टूर पैकेज, सुन रहे हो क्या नहीं यार? तो इन दैट केस नेक्स्ट पेज पे जाना प्लीज, वेयर द अमाउंट इज फॉर परचेज ऑफ एन ओवरसी टूर पैकेज, मिला 5% टिल 7 लाख, 20% देयर आफ्टर। तो अगर मैं ये दो एग्जाम्पल समझने जैसे तुम्हारे, एक ये वाला और एक कार वाला बराबर है। अगर मैं थॉमस कुक के वेबसाइट पे गया और मैंने सपोज इटली का टूर पैकेज बुक किया और टूर पैकेज का वैल्यू है 15 लाख रुपया, तो 15 लाख पे 20% TCS वो एक्स्ट्रा लेगा। 15 लाख पे कितना? तो 15 लाख 30,000 आपसे वो लेगा। कितना लेगा? 15 लाख 30,000, दैट इज 20% एक्स्ट्रा टैक्स लेगा। क्वेश्चन रहेगा, सो पढ़ो ना। अगर आप LRS मतलब फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो और फॉरेन रेमिटेंस ओवरसी टूर पैकेज का है तो 5% है अप टू 7 लाख, 20% है देयर आफ्टर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 और 3 पढ़ो ना प्लीज। पॉइंट नंबर 2, एन अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट रेमिटेड बाय अ बायर इज लेस देन 7 लाख, तो बाजू में वो लगा नील मिला। वेयर अमाउंट इज रेमिटेड फॉर अ पर्पस for the purpose of education or medical treatment and the amount or the aggregate amount in excess of 7 lakh मिला है, तो 5% है, बोलते नहीं है यार, in excess of 7 lakh। Point number 4, whereas amount is remitted for the purpose other than mentioned above, तो it will be 20% 7 लाख के ऊपर। Point number 5 बोलता है एजुकेशन लोन है तो 0। अरे यार समझ रहा है क्या बेटा? नहीं समझा है। 2 पॉइंट है, फॉरेन टूर पैकेज पे 1 लाख का टूर है तो भी DCS आएगा। कितना परसेंट? 5% अप टू 7 लाख, 20% मोर देन 7 लाख, 5% टिल 7 लाख, 20% देयर आफ्टर। बाकी कोई भी पर्पज हो, बाकी कोई भी पर्पज हो मतलब एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट हो या कोई भी पर्पज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर है ना, मैं डायरेक्टली होटल का बुकिंग करवा रहा हूँ, टूर पैकेज नहीं ले रहा हूँ, टूर पैकेज ले रहा हूँ तो पॉइंट नंबर 1 में आ गया। तो मैंने क्या किया, booking.com पे गया, मैंने इटली का होटल सर्च किया। बेटा अपने को यहाँ पे अमाउंट रुपीज में दिखाई देता है, बट एक्चुअल में पैसा रुपीज में नहीं जाता है, पैसा यूरोज में जाता है। कैसे जाता है? अपना दिखाए होम करेंसी में देता है, बट booking.com जब पैसा देगा तो फॉरेक्स में देगा। किस में देगा? फॉरेक्स में। सुन रहे हो तो मेहनत करो। किसकी बात चल रही है? टूर पैकेज की बात नहीं चल रही है। मैंने डायरेक्टली बुकिंग करवाया, तो मैंने डायरेक्टली इटली में क्या किया, एक वेबसाइट है गेट योर गाइड करके, वो गेट योर गाइड पे आप बहुत सारे छोटे छोटे डेली ट्रिप्स ले सकते हो, तो सारे डॉलर्स में पेमेंट होते हैं। तो अगर ये पेमेंट पूरे साल में अप टू 7 लाख है तो TCS कितना आएगा? 0। और यार कितना आएगा? 0। और 7 लाख से ज्यादा है तो 20% है। 7 लाख से ज्यादा है तो 20%। तो फॉरेक्स रेमिटेंस इंडिया के बाहर तुम्हारा हो रहा है अप टू 7 लाख पे कोई TCS नहीं है। 7 लाख के ऊपर कितना है? 20%। बट अगर आप फॉरेन कंट्री में पैसा भेज रहे हो एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो 7 लाख तक 0 है, उसके बाद 5% है। नहीं समझा? मेडिकल और उसके लिए भेजा दो एजुकेशन 5%, ऑल अदर पर्पस 20%, और अगर फॉरेन टूर पैकेज है तो ऑलवेज TCS। क्या? ऑलवेज TCS। और बेटा 7 लाख के ऊपर है बाकी सब जगह पे। अरे बोलो यार, नहीं समझ रहे। बट अगर आपने एजुकेशन लोन लिया था और एजुकेशन लोन का पेमेंट कर रहे हो 7 लाख के ऊपर तो 0.5% TCS है। इतना पॉइंट समझेगा? सिंपल है, इमेजिन करो तो समझेगा। 2 एरो है, टूर ऑपरेटर अदर्स, टूर ऑपरेटर में ऑलवेज TCS 5 या 20%। क्या? ऑलवेज TCS 5 या 20%। ऑल अदर पर्पस, ऑल अदर पर्पस में 3 है। पहला नहीं, पहले 2 बोलता हूँ। ऑल अदर पर्पस में अप टू 7 लाख नेवर TCS, मोर देन 7 लाख है तो TCS इज एप्लीकेबल। एजुकेशन और मेडिकल है तो 5%, अगर एजुकेशन लोन का है तो 0.5%, ऑल अदर पर्पस विल बी 20%, ऑल अदर पर्पस विल बी 20%। ये जिसको आप बोलोगे ना पैसा रेमिट करना है, वो बंदा आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगा। मैंने बोला कि यार मेरे को 20 लाख US में एक स्कूल को पे करने का है, कितना? तो जब तुम रेमिट करोगे तो बैंक वाला तुमसे एक्स्ट्रा पैसा लेगा, बोलेगा हम 20 लाख का रेमिटेंस अमाउंट तो लेंगे प्लस TCS एक्स्ट्रा लेंगे। नहीं समझा?
लिखो ना प्लीज, ये वाला पॉइंट लिखा रहा हूँ, बाकी नहीं लिखा रहा हूँ। लिखो रेड पेन से TCS पे हेडिंग दो, TCS, फिर उसके अंदर लिखो रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या लिखा है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ RBI, वहाँ से 2 एरो, फर्स्ट एरो पे क्या था बोलो यार, फर्स्ट एरो पे फॉर टूर पैकेजेस, उसी के नीचे लिखो if 0 to 7 lakh, then 5%, एंड नीचे एरो बना, नीचे सिंगल नेक्स्ट, मोर देन कितना 7 लाख 20%, मोर देन 7 लाख 20%, देन सेकेंड एरो पे फॉर ऑल अदर रीजंस, ऑल अदर रीजंस में लिखो 2 एरो बना, फर्स्ट एरो पे अप टू 7 लाख, उसी के नीचे नो TCS, सेकेंड एरो पे मोर देन 7 लाख, क्या होगा? नहीं हाँ 3 एरो, या तो ABC करके पॉइंट लिखो, वॉट एवर, फर्स्ट एरो पे लिखो या A पॉइंट में लिखो फॉर एजुकेशन और मेडिकल पर्पस, कितना है? 5%, पॉइंट नंबर B फॉर हायर एजुकेशन लोन, बोलना पड़ेगा बेटा, 0.5%, एंड ऑल अदर पर्पस कितना? 20%। बराबर है। पेज नंबर कौन से पे हो? 131 पे आ जाओ। क्या वो तो इसमें से पढ़ना है, मॉड्यूल में से पढ़ना है, सिर्फ फॉरेक्स वाला डिफिकल्ट है उसमें से, इसलिए मैंने यहाँ से पढ़ा है। 131 पेज पे आओ। लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग और क्वेरी मिला। एवरी पर्सन हु ग्रांट्स लीज और लाइसेंस और एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज by transfer of right or interest in any parking lot or toll plaza or mining or quarry to another person other than public sector company for use of such parking lot or toll plaza or mine or quarry for the purpose of business, the tax shall be collected as provided from the licensee or the lessee of such license or contract or lease specified nature at the rate 2%। आगे नहीं पढ़ना है अपने को। तो बेटा जो मॉल वाला है ना, मॉल वाला वो है ना, पार्किंग जितनी भी होती है ना मॉल्स में, उसका कॉन्ट्रैक्ट देता है XYZ कंपनी को कि भाई हमारे ने पार्किंग बना दी है, तुम लोग पार्किंग मैनेज करोगे। तो आप मॉल में एंटर करते हो तो पार्किंग का वो चिट्ठी देता है, कोई सुन रहा है क्या? फिर एग्जिट पे पार्किंग का पैसा लेता है, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को होता है जो उन लोग लीज पे देते हैं। तो मैं मॉल का मालिक को, मैंने इसको मॉल वाले इसको बोला कि यार मैं तेरे को लीज पे पार्किंग दे रहा हूँ और उससे जो भी पैसा आएगा तू रख लेना, मुझे मेरा लाइसेंस फीस दे दे बस। क्या दे दे? टोल प्लाजा भी टोल होता है गवर्नमेंट का, बट उस पर गवर्नमेंट के आदमी नहीं बैठे होते, उन लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देते कि तुम लोग टोल कलेक्ट करो और कमीशन ले लेना। कोई सुन रहा है क्या? तो ये जब अपन उसका लाइसेंस फीस लेंगे उसके ऊपर 2% TCS एप्लीकेबल है।
कितना परसेंट है? 2%. सो आंसर बोलो ना. एल्कोहलिक लीकर पे 1%, स्क्रैप पे 1%, मेटल्स पे 1%, टेंडू लीफ 5%, फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2.5%, कार मोर देन 10 लाख पे 1% है. क्या मोर देन 10 लाख पे 1% है. पार्किंग लॉट्स, माइनिंग, क्वेरी, ये सब का लाइसेंस दिया तो 2% TCS है. फॉरेक्स में अगर आउटसाइड इंडिया जा रहा है, टूर पैकेज है, तो ऑलवेज TCS 7 लाख तक 5%, मोर देन पे 20%. अदर देन टूर पैकेज है, एजुकेशन और एजुकेशन मेडिकल के लिए 5% और लोन के लिए 0.5% और बाकी के लिए 20%. बट 7 लाख तक जीरो है, 7 लाख के ऊपर ही आएगा. और एक पॉइंट तुम लोग को पढ़ना है, लास्ट पॉइंट है पेज नंबर 133 पे. 133 पे 206C1H मिला. हाँ एकदम सिंपल है बेटा. 194 क्यू क्या था? अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है और मैं इससे 50 लाख के ऊपर का माल खरीद रहा हूं पूरे साल में, तो मुझे TDS काट के देना है. बट अगर मैंने TDS नहीं काटा, जैसे मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे, तो TDS एप्लीकेबल ही नहीं है, तो फिर ये बंदा मेरे से TCS लेगा. नहीं समझा? मेरा टर्नओवर कितना है? 10 करोड़ के ऊपर और मैंने माल इससे खरीदा, तो मैं इसको जब पैसा दूंगा तो मेरे को TDS काट के देना है 0.1% का. कितना? 0.1%. बट अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है तो मुझे वो रूल एप्लीकेबल नहीं है. तो मैंने इससे 1 करोड़ का माल खरीदा है, बट मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है, तो मुझे TDS एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं पूरा पैसा दूंगा 1 करोड़. बट जब ये 1 करोड़ मांगेगा, ये बोलेगा 1 करोड़ भी दे प्लस 0.1% भी दे. मतलब अगर TDS होता तो मैं क्या करता? मैं 1 करोड़ में से TDS माइनस करके देता. बट 0.1% 50 लाख पे आता है एक्सेस अमाउंट पे. अरे बोलो यार. अब सिंस मुझे TDS एप्लीकेबल नहीं है, तो सामने वाला जब मेरे से पैसा लेगा वो 1% TCS एक्स्ट्रा लेगा. चला 1% TCS. सो वहां पे वही बोलता है पॉइंट नंबर 5, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर who receives any amount as a consideration from sale of goods of value exceeding 50 lakh in a previous year other than exported goods is required to collect tax at source at 0.1% of sale consideration exceeding 50 lakh. However, tax is not required to be collected if buyer is liable to deduct tax at source. मिल रहा है? So buyer TDS काट रहा है तो अपने को TCS आने वाला नहीं है. कुछ तो समझ रहा होगा यार. प्लीज बोलना. पैन नहीं है तो क्या होएगा? 20% और एक्चुअल रेट विच एवर इज हायर. इधर बोलता है पैन नहीं है तो ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर. ट्वाइस मतलब एल्कोहल है तो 1 का 2, बट 2 और 5 में हायर क्या है? 5, तो 5% आ जाएगा. समझ रहा है क्या? हाईलाइट द वर्ड नॉट फर्निश ऑफ पैन, नॉन फर्निश ऑफ पैन. हाईलाइट द वर्ड 5%, हाईलाइट द वर्ड ट्वाइस. 5% एंड ट्वाइस. मिल रहा है? एक बार फटाफट रिवाइज करो ना TCS फटाक से.
सारा पढ़ लिया? पढ़ लिया है क्या? क्लियर है? फाइन, टेक अ ब्रेक, देन विल रिज्यूम विद एडवांस टैक्स.